हेलो बच्चों, देखिए हमारी जो सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की हमारी सीरीज़ है ना बच्चों। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए और इसकी ना अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों सीरीज, चाहे तुम्हारा स्टेट का एग्जाम है फिर सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो इसमें मैंने जो है मोस्टली जो बच्चों को रहता है कि मैम पीवाईक्यूज़ कहाँ से मिलेंगे ना, तो उनके लिए एक ही जगह पे आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। इस सीरीज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड किए हैं। मोस्टली पीवाईक्यू ही हैं, हमारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आज की वीडियो में मैं देखो ये एसएसबी में तुम्हारा एएसआई फार्मासिस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसके क्वेश्चंस लेके आई हूँ, है ना। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी, तो बहुत ही तुम्हारी अच्छी एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहाँ से होने वाली है। ओके बच्चों, और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी इसमें देखो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है। सोरियासिस अ क्रोनिक स्किन कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय, तो सोरियासिस में क्या होता है। करें इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीबम लीडिंग टू एक्नी, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है हेयर फॉलिकल्स का लीडिंग टू एलोपेसिया, रैपिड ग्रोथ होता है एपिडर्मल सेल्स का लीडिंग टू थिक स्केली स्किन, या हाइपर एक्टिव मेलानोसाइट्स हो जाती है कोजिंग स्किन का डार्कनिंग। तो बताओ सोरियासिस में स्किन डार्क होगी, एलोपेसिया होगा, एक्नी होगा का फॉर्मेशन होगा, या फिर स्केली स्किन होगी। तो भाई सोरियासिस में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है एपिडर्मल सेल्स का, जिससे क्या हो जाता है बच्चों, थिक स्केली स्किन हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट है। ओके, सोरियासिस क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होता है करेक्टराइज बाय ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम दैट एक्सेलरेट स्किन सेल टर्नओवर प्रोसेस इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 30 डे साइकिल्स, जो स्किन सेल्स राइज टू द सर्फेस इन 3 to 4 days लीडिंग टू बिल्डअप दैट क्रिएट थिक रेड स्केली पैचेस। ओके, जैसे एक्नी वल्गैरिस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, तो एक्नी वल्गैरिस में क्या होता है, कह रहे ओवर प्रोडक्शन होता है केराटिन का, ब्लॉकिंग हेयर फॉलिकल्स, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस टू स्किन प्रोडक्ट्स, डिसफंक्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, या एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाएगा स्किन का। तो इसमें ओवर प्रोडक्शन होता है केराटिन का, जिससे क्या हो जाता है हेयर फॉलिकल्स की ब्लॉकिंग हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे फाउंडेशनल प्रोसेस इन्वॉल्व द abnormal shedding of the skin cell keratinocytes within the hair follicles, जिससे क्या होता है क्लम्प टुगेदर विद सीबम ऑयल फॉर्मिंग ए प्लग दैट ब्लॉक द से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, फिर कह रहे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज ए हॉलमार्क जेनेटिक फीचर किसका है बच्चों, कह रहे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, होजकिन लिम्फोमा, या क्रोनिक माइलोड ल्यूकीमिया। तो ये CML क्रोनिक माइलोड ल्यूकीमिया में देखने को मिलता है। फिलाडेल्फिया ये क्रोमोसोम होता है, ये किसका जेनेटिक फीचर है, CML का, क्रोनिक माइलोड ल्यूकीमिया में। ओके, तो जो CML है क्रोनिक माइलोड ल्यूकीमिया, तो कह रहे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो डायग्नोस्टिक हॉलमार्क होता है CML का, प्रेजेंट इन अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ पेशेंट विद दिस डिजीज, है ना। इट वॉज द फर्स्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ever linked to a specific human cancer. Next, which medication is commonly used for management of menopausal symptoms? मीनोपोजल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कौन सा इसमें से मेडिकेशंस कॉमनली यूज करते हैं, कह रहे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करोगे, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, या HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो कह रहे मीनोपोजल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए बच्चों HRT यूज करेंगे, हार्मोन का रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो HRT होता है, कह रहे इसको कंसिडर करा गया गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटिंग मेनोपॉजल सिम्टम्स, पर्टिकुलरली वैसोमोटोर सिम्टम्स लाइक हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स। इट वर्क बाय रिप्लेनिशिंग द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दैट डिक्रीज ड्यूरिंग मेनोपॉज। ओके, कह रहा है एनर्जी बिल्डिंग बॉडी, एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन से रेफर टू विच टाइप ऑफ फूड फंक्शन, है ना। तो फूड के किस तरीके के फंक्शन है, ये कल्चरल फंक्शंस में से आते हैं, साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल, सोशल। तो ये फूड के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं बच्चों। फूड के ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फूड के फंक्शंस जो होते हैं बच्चों साइकोलॉजिकल भी होते हैं, है ना, और हमारे जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ओके, सोशल कल्चरल भी है। तो एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग जो है ना, तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ना, इनमें हमारा आता है एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग, है ना, प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी, ये सब क्या है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं फूड के। ओके, नेक्स्ट है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन टू ऑल पेशेंट्स इन पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट जो होता है ना PIL,
कह रहे पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट की बात हो रही है। कह रहे व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन टू ऑल पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर विद मेडिकेशन पैकेज, बताइए क्या करेक्टरिस्टिक कॉमन होता है। कह रहे दे आर रिटन इन ए प्रमोशनल स्टाइल टू एडवर्टाइज द मेडिकेशंस, को एडवर्टाइज करने के लिए प्रमोशनल स्टाइल में लिखी होती हैं। दे फॉलो ए स्टैंडर्ड टेम्पलेट इंक्लूडिंग सिमिलर टाइप का इंफॉर्मेशन होता है फॉर एवरी मेडिकेशंस, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सभी मेडिकेशंस के लिए सिमिलर ही तो इन्फॉर्मेशन होता है बच्चों, है ना। कह रहे स्टैंडर्ड टेम्पलेट को फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग सिमिलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी मेडिकेशन, देखो करेक्ट लग रहा है ऑप्शन 2। ऑप्शन बी बाकी कह रहे थे कंटेन पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस फॉर ईच इंडिविजुअल पेशेंट्स, या प्राइमरली फोकस ऑन फाइनेंशियल कॉस्ट एसोसिएटेड मेडिकेशन। तो आंसर क्या बना भाई, ऑप्शन बी लग रहा है, मैं तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी ही होगा, है ना। PIL पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट कह रहे हैं रेगुलेटेड टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर विद मेडिकेशन पैकेज टू एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव यूज, है ना। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट इज दैट दे फॉलो अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट इंक्लूडिंग सिमिलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी मेडिकेशन, ओके। कह रहे व्हाट इज द प्राइमरी pathophysiological change in the eye associated with age related macular degeneration, okay। कह रहे प्राइमरी पैथोलॉजिकल चेंज इन द आई associated with age related macular degeneration, कह रहे क्लाउडिंग ऑफ द लेंस लीडिंग टू कैटरैक्ट फॉर्मेशन, इंक्रीज हो जाएगा इंट्राओक्यूलर प्रेशर लीडिंग टू ग्लूकोमा, डिजेनरेशन होगा मैकुला का लीडिंग टू सेंट्रल विजन लॉस या प्रोग्रेसिव डैमेज टू ऑप्टिक नर्व। तो देखिए बच्चों क्या पूछा है, प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजिकल चेंज इन द आई एसोसिएटेड विद एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, तो इससे क्या हो जाएगा मैक्यूलर डिजनरेशन हो रहा है ना बच्चों, तो इससे हो जाएगा हमारा, इसमें क्या होता है डिजनरेशन होगा मैक्यूला का, है ना, मैक्यूलर से मैक्यूला याद रख लोगे, मैक्यूला लीडिंग टू सेंट्रल विजन लॉस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कह रहे एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन AMD कह रहे प्रोग्रेसिव क्रोनिक आई डिजीज दैट डैमेज सेंट्रल पोर्शन ऑफ रेटिना का जो सेंट्रल का पोर्शन है बच्चों जिसे कि मैक्यूला कहते हैं उसको डैमेज कर देते हैं, वो डैमेज हो जाता है इसमें, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एक्यूटी डिटेल्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। कह रहा प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टमॉक्सिफिन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, टमॉक्सिफिन टोरेमिफिन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में पढ़ते हो, तो ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट के केस में जो है यहाँ पर जो है इसका क्या काम होगा ब्रेस्ट कैंसर में, कह रहे इट इनिबिट करेगा सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन, एक्टिवेट कराएगा प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर को, एक्ट एज एस्ट्रोजन का एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट, देखो ये मॉड्यूलेटर है तो कहीं पे एगोनिस्ट का काम करेगा कहीं पे एंटागोनिस्ट का काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर जो हमें ये जो है यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर में यहाँ पर ये एक्ट एज एस्ट्रोजन रिसेप्टर का एंटागनिस्ट मेरे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टमॉक्सिफिन का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर का एंटागनिस्ट की तरह काम करेगा ब्रेस्ट के टिश्यूज में, है ना। एज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर ये होता है, इट कम्पीट विद एस्ट्रोजन फॉर बाइंडिंग टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर, देयरबाय ब्लॉक करा देगा स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन कैंसर सेल का प्रोलिफरेशन, ओके। कह रहे विच ड्रग इज कॉमनली यूज एज ओरल एंटीकोएगुलेंट है बच्चों, क्या है ये ड्रग, ओरल एंटीकोएगुलेंट है, ओरल एंटीकोएगुलेंट की बात हो रही है, दैट एक्ट बाय इनिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर। जब तुम देखो एंटीकोएगुलेंट्स पढ़ते हो उसमें तुम्हारे पेरेंटल्स आते हैं ओरल्स आते हैं, ओरल में भी देखो एक तो ड्रग है जो क्या कर रही है विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर के सिंथेसिस को इनिबिट करा के काम करते हैं, उसमें कौन से आए थे भाई तुम्हारे कुमारिन डेरिवेटिव्स आए थे बच्चों, है ना। देखो रिवेरोक्साबेन ओरल में आता है बट इसका काम अलग तरीके से है, डैबिगैट्रन भी ओरल में आता है, हिपैरिन तो भाई तुम्हारा पेरेंटल में आता है, यहाँ पर तुम्हारा आंसर वॉरफेरिन हो जाएगा जो कि क्या करेगा विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर के सिंथेसिस को इनिबिट करा के काम कर रहा होता है आपका वॉरफेरिन जो कि कोमैरिन डेरिवेटिव होता है, ओके। तो यहाँ पर तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया। तो एक बार ये एंटीकोएगुलेंट देख लो, देखो एंटीकोएगुलेंट की क्लासिफिकेशन ने ही तुम्हें बता दिया ये कैसे काम कर रहे हैं, देखो क्लासिफिकेशन मैंने तुमको बताया है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा फार्माकोलॉजी का, बहुत सारी ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम कर पाते हैं इससे। देखो पेरेंटल और ओरल पढ़ते हो, पेरेंटल में हिपैरिन लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन, पैरिन पैरिन वाले सारे हिपैरिन और लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स में इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन, डेल्टीपैरिन, परनापैरिन, एडिपैरिन, फोंडापैरिन है ना, ये सब ड्रग्स हैं और डेनापेरोइड्स हैं।
ये इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स होते हैं। फिर एक है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, जिसमें बिवेलिरुडिन और एरगैट्रो बनाता है। ये तो तुम्हारी बात हो गई किसकी, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स की। अब बात करो तुम ओरल एंटीकोएगुलेंट्स की, तो यहाँ पर एक तो विटामिन के एंटागनिस्ट है, जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर है, उनकी जो सिंथेसिस को इनिबिट करा रहे थे ना, एक तो वो क्लास है। दूसरी है ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर। डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर्स होते हैं, और ये ओरल एंटीकोएगुलेंट में तो इसलिए ओरल लगा दिया। एक है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स है, और ये ओरल है तो इसलिए ओरल, क्योंकि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स यहाँ पेरेंटल में भी है ना, तो इसलिए ये है डायरेक्ट ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स है। ठीक है, तो देखो विटामिन के एंटागनिस्ट में वॉरफेरिन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना, वॉरफेरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। वॉरफेरिन सोडियम एसिनोकोमेरोल आ गया, निकोमेलोन, इथाइल को बिसोकोमेस्टेट और बिस हाइड्रोक्सीकोमेरिन। ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर्स में रिवेरोक्साबैन, एपिक्साबैन, इडोक्साबैन। और ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स में डेबिगेट्रन, एटिक्सिलेट आता है। ओके, नेक्स्ट देखियो, प्राइमरी एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट व्हेन यूज्ड एज एंटी अरिथमिक एजेंट। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है एंटी अरिथमिक एजेंट के रूप में काम करेगा, तो कैसे काम करता है ये, कह रहे इनिबिट कराएगा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी को, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है इसकी, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कराएगा, सोडियम चैनल को। तो भाई कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करा के काम करेगा, ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहे मैग्नीशियम सल्फेट एक्ट प्राइमरली बाय इनिबिट कराता है कैल्शियम का इनफ्लक्स इनटू कार्डियक सेल्स, है ना, एक्टिंग एज नेचुरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बाय रिस्ट्रिक्टिंग कैल्शियम एंट्री, स्टेबलाइज कराएगा कार्डियक मेम्ब्रेन को, प्रोलॉन्ग कराएगा एट्रोवेंट्रिकुलर कंडक्शन को, स्लो कराएगा कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को, मेकिंग इट इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग वेंट्रिकुलर अरिथमिया, लेक्टोर से डी पॉइंटिस। ओके, नेक्स्ट व्हेन काउंसलिंग विद ओटीसी पेन रिलीवर्स। ठीक है, ओटीसी जो मेडिकेशंस होती है ना, तो उनके बारे में काउंसलिंग के दौरान इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फार्मासिस्ट टू वॉर्न अबाउट द रिस्क ऑफ। तो किसके रिस्क के बारे में वॉर्न करना पड़ेगा बताओ, क्या एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम एक्सीडिंग द रिकमेंडेड डेली डोज, बिल्कुल सही बात है ना, इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बोन डेंसिटी। तो भाई देखो ओटीसी मेडिकेशंस है, ओवर द काउंटर है, लेकिन अगर उसकी डोज एक्सीड हो गई तो भाई एडवर्स इफेक्ट देखने को तो मिलेंगे ना, तो इसके बारे में फार्मासिस्ट को भाई इसके बारे में जो है इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम एक्सीडिंग द रिकमेंडेड डेली डोज, ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहे फार्मासिस्ट शुड ऑलवेज वॉर्न कंज्यूमर्स अबाउट द रिस्क ऑफ एक्सीडिंग द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ ओटीसी पेन रिलीवर, जैसे कि एसिटामिनोफेन, तुम्हारा पैरासीटामोल जो होता है ना, अगर इसकी डोज एक्सेस हो गई तो पैरासीटामोल तो आपको पता है भाई हिपैटोटॉक्सिटी करा देता है, लीवर डैमेज करा देगा। एनसेड्स जैसे कि हमारा आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सन है, ये क्या कराते हैं बच्चों, ये गैस्ट्रिक अल्सर्स करा देते हैं, है ना। तो कह रहे विच कैन कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड किडनी इश्यूज। ओके, कह रहे प्राइमरी मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एसएसआरआई इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एसएसआरआई का फुल फॉर्म क्या है मेरे बच्चों, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स में ये आते हैं। देखो मैकेनिज्म तो यहीं से पता लग गया, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करा रहे हैं ना। तो क्लासिफिकेशन से आपको मैकेनिज्म समझ आ गया। तो क्या करेंगे, गाबा की एक्टिविटी को एनहांस, गाबा ट्रांसमिनेशन, गाबार्जिक ट्रांसमिनेशन को एनहांस तो नहीं करा रहे, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ मोनोअमीन्स भी नहीं होगा, ब्लॉक डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक कराते हैं बच्चों रीअपटेक ऑफ द सीरोटोनिन इन द ब्रेन। तो इसमें ड्रग कौन कौन से बताए मैंने तुमको, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटिन। ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट है बच्चों। करेक्ट, ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपन टू डायफ्राम, डायफ्राम एक टाइप का स्केलेटल मसल होता है, हमारा डोम शेप का होता है ना। तो देखो डायफ्राम जो होता है आपके जो है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट भी करता है। तो डायफ्राम के बारे में क्वेश्चन क्या है, देखो जब हमारा जो इनहेल करते हो, जब तुम एयर को अंदर लेके जाते हो, तो डायफ्राम ना कॉन्ट्रैक्ट करके ना नीचे की तरफ मूव करेगा और ये फ्लैट शेप का हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मूव करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी और कैसी शेप बन जाएगी, फ्लैट शेप बन जाएगी। फिर जब आप एक्सहेल करोगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और वही जो है रिलैक्स करेगा और मूव करेगा अपवर्ड। ये होता एक्सहेलेशन के दौरान, जब तुम एक्सहेल करते, कॉन्ट्रैक्ट ने रिलैक्स करके अपवर्ड मूव करता है, ये रहा रिलैक्स करके अपवर्ड मूव करेगा जब तुम एक्सहेल करोगे। इनहेल करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, फ्लैट शेप का हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये डायफ्राम जो है आपके रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंट मसल्स पढ़ते हो, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स है ना, रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, याद रखना है तुमने। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है। इनहेल करोगे तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ मूव करेगा, फ्लैट हो जाएगा। एक्सेल करोगे तो रिलैक्स हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, वापस से डोम शेप का हो जाएगा। ओके, करें विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ड्यू टू इट्स रोल इन कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो भाई मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड तुम्हें पता है कितनी ही बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो आपकी पिट्यूटरी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बच्चों, है ना। क्यों इसको मास्टर क्यों कह रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि इसका किस में रोल है, कंट्रोल करती है फंक्शंस ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारी दूसरी ग्लैंड्स के फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रही है। इसको इसको इसलिए इसको क्या बोलते हो, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हो पिट्यूटरी को, है ना। बाकी थायराइड ग्लैंड पढ़ते हो, थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन T3 T4 कैल्सिटोनिन, पैनक्रियास जो कि हीटेरोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एक्सोक्राइन भी, है ना। बाकी एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कंसल्टेटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सीड, तो याद रखना 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस की इनिशिएटिंग इवेंट, एथेरोस्क्लेरोसिस के डेवलपमेंट में बच्चों क्या होता है, कह रहे एक्सेसिव प्रोडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड का, हाइपरट्रोफी एट्रियल स्मूथ मसल्स की हो रही है, एंडोथीलियल इंजरी हो जाएगी बच्चों, और सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेशन हो जाएगा लिपिड्स का, बिल्कुल सही है। बाकी फॉर्मेशन ऑफ फाइबरस प्लेक इन आर्टीरियल वॉल, है ना। तो यहाँ पर जो है की इनिशिएटिंग जो इवेंट है एथेरोस्क्लेरोसिस के डेवलपमेंट में, तो ऑप्शन यहाँ पर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। करें विच कंडीशन इज करेक्टराइज बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, ऑफन अफेक्टिंग द इलियम एंड द बिगनिंग ऑफ द कोलोन। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज GERD होता है, पैप्टिक अल्सर डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, क्रोन डिजीज, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर बात लिखी हुई है क्रोन डिजीज के बारे में लिखा हुआ है, उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा, GIT का, ऑफन अफेक्टिंग द इलियम एंड द बिगनिंग ऑफ द कोलोन। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्रोन डिजीज करेक्ट, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज करेक्टराइज बाय, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है दैट अकर एनीवेयर इन द GIT फ्रॉम द माउथ टू एनस, इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द टर्मिनल इलियम जो है एंड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, बिगनिंग ऑफ द कोलोन। फिर हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन इज प्राइमरली ट्रीटेड विद, देखो हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कह रहे डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या इंटरफेरन अल्फा। देखो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए ना इंटरफेरन अल्फा और रिबाविरिन भी है, लेकिन जो है इसको प्राइमरीली लिखा हुआ है, तो हम आंसर करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स, है ना। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। करें हेपेटाइटिस सी वायरस को क्योर करते हैं मोर देन 90% ऑफ केस विद जस्ट 8 to 12 वीक्स ऑफ वेल टॉलरेटेड ओरल ओनली ट्रीटमेंट with direct acting antiviral agents. Okay, in male reproductive system testosterone is produced primarily by which structure, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है लाइडिक सेल्स से, है ना। ये टेस्टिस की जो लाइडिक सेल्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा। जैसे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर कॉमनली यूज इन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ, है ना। तो ये आपने एंटी डिप्रेसेंट्स में पढ़े हैं, तो कहाँ पर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो गया, साइजोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी, तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में यूज होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज यूनिक साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन, क्या है यूनिक साइड इफेक्ट, जिंजिवल हाइपरप्लाजिया, ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्शन कराएंगे क्या, ड्राई कफ या हाइपरकैलेमिया, तो ये जिंजिवल हाइपरप्लाजिया करा देंगे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, कैल्शियम का क्या रोल है, कह रहे स्टेबलाइज कराएंगे मसल के फाइबर की मेम्ब्रेन को, ब्रेक डाउन ATP टू जनरेट एनर्जी, फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन एंड ट्रिगर द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ओके, तो बताइए प्राइमरी रोल कैल्शियम आयन का क्या होता है स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये फैसिलिटेट कराते हैं बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन बच्चों, ऑप्शन सी तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या करते हैं कैल्शियम आयन देखो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से रिलीज होते हैं, सार्कोप्लाज्म में ये बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन से, रेगुलेटरी प्रोटीन है ऑन एक्टिन फिलामेंट, है ना। इस बाइंडिंग से क्या होता है स्ट्रक्चरल चेंज होता है ट्रोपोनिन में, विच शिफ्ट ट्रोपोमायोसिन अवे फ्रॉम एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन मॉलिक्यूल। ओके, बाय रिमूविंग द मास्किंग ट्रोपोमायोसिन एक्टिव बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी, अलो करेगी मायोसिन हेड टू बाइंड टू एक्टिन एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिज विच
इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल की कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस। ओके, कह रहे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में माइलिन शीथ का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? देखो माइलिन शीथ की वजह से नर्व का जो कंडक्शन होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो होता है वो फास्ट होता है ना। तो प्राइमरी फंक्शन यही है, क्या है? प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू न्यूरॉन, फैसिलिटेट द रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का कंडक्शन फास्ट होता है बच्चों, रैपिड होता है, बिल्कुल सही है। रेगुलेट करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर का रिलीज, है प्रेसिपिटेटिंग इन द रिपेयर ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो गया। कह रहे पॉलीसाइथीमिया वीरा इज करेक्टराइज बाय। तो पॉलीसाइथीमिया वीरा में क्या होता है बच्चों? इसमें आरबीसीज जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ओके, कह रहे एक्सेसिव प्रोडक्शन आरबीसीज का बिल्कुल सही है। डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी नहीं होती बच्चों। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया या फिर रिड्यूस इरिथ्रोपोइसिस लीडिंग टू अनीमिया, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे कंसेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप प्राइमरली एम्स टू, क्या मतलब है बताओ? कह रहे प्रमोट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक, भाई ऐसा नहीं होता। फेज आउट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन मेडिसिन, एनकरेज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक एज ए प्रिवेंटिव मेजर, या ऑप्टिमाइज करना यूज ऑफ एंटीबायोटिक टू कॉम्बैट रेजिस्टेंस। बच्चों ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। concept of antibiotic stewardship या antimicrobial stewardship is primarily focus on and showing that antibiotic are used only when necessary, है ना। एंटीबायोटिक को बच्चों जब जरूरत है जब ही लेनी है, ऐसा नहीं हुआ कि भाई सिंपल सा कोल्ड हो गया और एंटीबायोटिक ले ली, है ना। तुम्हें जब ही लेना जब नेसेसरी होती है, एंड दैट दे आर प्रिस्क्राइब्ड करेक्टली टू अचीव द बेस्ट क्लिनिकल आउटकम while minimizing the development of antimicrobial resistance. Okay, गाउट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कोज बाय एक्यूमुलेशन। तो गाउट में क्या होता है बच्चों? यूरिक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ना। तो साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा, कैल्शियम डिपॉजिट, कार्टिलेज फ्रैगमेंट नहीं होता, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच फार्मास्यूटिकल एड इज कॉमनली यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट टू एनहांस द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। तो बताओ सस्पेंडिंग एजेंट के एग्जाम्पल में जैंथम गम आता है, मैग्नीशियम स्टीयरेट, लैक्टोज, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। तो सिंपल भाई ऑप्शन ए जैंथन गम हो जाएगा, ऑप्शन वन। कह विच एंटीबायोटिक इज नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, है बच्चों इसकी इनिबिट कराते बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को बाय बाइंडिंग टू 50s राइबोसोमल सब यूनिट, है ना। तो एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइट्स में आती है, भाई सही है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करके 50s से बाइंड करेगी। वैनकोमाइसिन तो सेल वॉल पे एक्ट करती है बच्चों, काट दो, है ना। सिप्रोफ्लोक्सिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में डीएनए गायरस को इनिबिट कराएंगे। मीरोपिनम, इमिपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम, ये किस में आते हैं? कार्बापिनम्स में, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, तो ये भी सेल वॉल पे एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बचा क्या हमारा? एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाएगी और इनिबिट कराएगी बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को बाइंड टू 50s राइबोसोमल सब यूनिट। बाकी आपका टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। टेट्रासाइक्लिन 30s राइबोसोम से बाइंड होगा, क्लोरमफेनिकोल 50s से बाइंड होगा, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय इंक्रीज करेगा इंसुलिन की सेंसिटिविटी इन पेरिफेरल टिश्यू में। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने वाली दो क्लास तुमने पढ़ी थी, है ना। एक तो तुम्हारे बाइगोनेट्स होते हैं, एक थायाजोलिन डायोन्स होते हैं, दो क्लास है जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। देखो बच्चों यहाँ पर मेटाफॉर्मिन करेक्ट हो गया, एक्जिटेनाटाइड ग्लिपिजाइड है, एक कार्बोज, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा मेटाफॉर्मिन करेक्ट हो जाएगा जो कि बाइगोनेट्स में आता है, एएमपी के एक्टिवेटर्स होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो एक बार ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग देख लो बच्चों, इसमें एक तो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने वाली ड्रग है जो सिक्रेशन को बढ़ा रही है। तो इसमें एक तो आपके पोटाशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, DPP-4 इनिबिटर है, और एक क्लास कौन सी है? ठीक है, ये जो है पोटाशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स होते हैं और DPP-4 इनिबिटर। ओके, पोटाशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स में सल्फोनिलूरियाज आते हैं, जैसे कि टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड, ये सब ड्रग्स आते हैं। ग्लिबन, क्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड। ओके, बाकी मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव्स को फिनाइल एनालॉग्स भी बोलते हैं, इसमें रैपाग्लिनाइड, नाइट्रोग्लिनाइड आता है। DPP-4 इनिबिटर में ग्लिप्टिन्स वाले आते हैं, सीटा ग्लिप्टिन, विल्डा ग्लिप्टिन, सक्सा ग्लिप्टिन, टीनी ग्लिप्टिन, ये सब। ओके, बाकी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे। उसमें बाइगोनाइड्स एएमपी के एक्टिवेटर होते हैं, मेटाफॉर्मिन आता है, थायाजोलिन डायोन्स, PPR अल्फा एक्टिवेटर होते हैं, इसमें पायोग्लिटाजोन आता है। रिटायर्ड करते हैं कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, उसमें अल्फा ग्लूकोसाइड इनिबिटर में एक कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लेबायोज आता है। प्रमोट कराएंगे ग्लूकोज का एक्सक्रीशन, SGLT2 इनिबिटर में ग्लिफ्लोजिन वाले ड्रग जैसे डैपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन और एल्टिग्लिफ्लोजिन। ओके, कह रहे प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। बताइए एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स का क्या प्राइमरी एडवांटेज है? कह रहे फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्यू टू रैपिड डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है। एनहांस टेस्ट मार्किंग ऑफ बिटर ड्रग, रिड्यूस नीड फॉर प्रिजर्वेटिव या इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है ड्यू टू रैपिड डिसोल्यूशन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथोट्रिक्सेट एज एन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। तो मिथोट्रिक्सेट जो है बच्चों
आपके एंटी कैंसर ड्रग में आता है। और ये किसी में आता है, एंटी मेटाबोलाइट्स में फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है ना। तो क्या कराएगा, डिसरप्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फंक्शन, इंडक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक या इनहिबिशन ऑफ डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ड्रग इज कॉमनली यूज, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का एंटागनिस्ट है जो कि आप यूज कर रहे हो ट्रीट करने के लिए कशिंग सिंड्रोम। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का एंटागनिस्ट है। फ्लूड्रोकोर्टिसोन है, कीटोकोनाजोल है। कीटोकोनाजोल तो अजोल्स में आते हैं, काट दो, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन एंटागनिस्ट है ही नहीं। स्पाइनलैक्टोन भी नहीं होता बच्चों, ये माइफप्रिस्टोन होता है। ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। माइफप्रिस्टोन फर्स्ट क्लास ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, अप्रूव्ड फॉर यूज इन कशिंग सिंड्रोम टू मैनेज हाइपरग्लाइसेमिया इन पेशेंट हु आर नॉट candidate for surgery or who have not achieved remission through surgery. Okay, it work by directly block कराते इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल एट द रिसेप्टर लेवल rather than lowering कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को कम करने के बजाय क्या करती है बच्चों, रिसेप्टर पे जाके एक्ट कर रही है, ब्लॉक करा रही है कोर्टिसोल का इफेक्ट एज अ रिसेप्टर लेवल पे जाके काम कर रही है, क्योंकि ये रिसेप्टर क्या है हमारा, माइफप्रिस्टोन क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, भाई तुमसे पूछा हुआ था। ओके, विच सीएनएस ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर इट्स एंजोलिटिक इफेक्ट विदाउट रिस्क ऑफ सेडेशन एडिक्शन, कॉमनली एसोसिएटेड बेंजोडायजेपिन। देखो बेंजोडायजेपिन सेडेशन और एडिक्शन कराते, लेकिन जो ये क्लास है ना ये नहीं कराएगी, मतलब बेंजोडायजेपिन तो है नहीं, है ना, तो मतलब डायजेपाम काट दो, है ना। एमिट्रिप्टाइलिन नहीं होगा, एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है हैलोपेरिडोल, आपका एंटीसाइकोटिक में आता है, तो यहाँ पर एंजोलिटिक आपके बसपिरोन हो जाएगा, है ना, बसपिरोन, जीपिरोन, स्पापिरोन, एजापिरोन्स में आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट डिजिटालिस परप्यूरा इज क्लासिफाइड अंडर विच टैक्सोनॉमिकल ग्रुप, तो डिजिटालिस परप्यूरा से मिलने वाला तुम्हारा डिजिटालिस, है ना, स्क्रोफुलेरेसी फैमिली वाला डिजिटालिस, तो डिजिटालिस क्या है हमारा, कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है, यही तुमसे पूछा हुआ सिंपल सा ब्रॉडली पूछा हुआ किसमें, ग्लाइकोसाइड्स में आ रहा है, ग्लाइकोसाइड्स में, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में कार्डियोटोनिक होता है हमारा डिजिटालिस, ऑप्शन बी करेक्ट है। सीलिक डिजीज प्राइमरली कोज्ड बाय इम्यून रिएक्शन टू, सीलिक डिजीज प्राइमरली कोज्ड बाय इम्यून रिएक्शन टू, तो ये होता है बच्चों, देखो ऑप्शन है ग्लूटन, ग्लूटन होगा, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्या जो पीपल होता है सीलिक, जिनको सीलिक डिजीज होती है, ईटिंग ग्लूकन, अगर उन्होंने ग्लूकन ले लिया तो उससे क्या हो जाएगा, कोज इम्यून सिस्टम टू अटैक द स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली द विलाई, उससे क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लीड टू माल अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेरियस सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग एंड डायरिया, है ना। ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है, स्ट्रिक्ट लाइफ लॉन्ग ग्लूटन फ्री डाइट। ओके, इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग टर्म DUR रेफर्स टू, मतलब ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, है ना। तो बताइए इसमें क्या है, इसके बारे में कह रहे हैं, डिटरमाइन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कैलकुलेट द फार्मेसीज इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, असेसिंग द पेशेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकेशन असिस्टेंट प्रोग्राम, या आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस या अदर क्लिनिकल इश्यूज। यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू के बारे में। DUR ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, स्ट्रक्चर्ड ऑथोराइज्ड रिव्यू प्रोसेस डिजाइन टू एंश्योर दैट मेडिकेशंस आर यूज्ड सेफली एंड इफेक्टिवली। इट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम जैसे कि थेरेपेटिक डुप्लीकेशन, इनकरेक्ट डोज एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस बिफोर द मेडिकेशन इज डिस्पेंस्ड, एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। ओके, विच एंटीफंगल एजेंट इज कॉमनली यूज एज टॉपिकल ट्रीटमेंट फॉर डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शंस, के लिए बताइए कौन सा एंटीफंगल ड्रग है। देखो टॉपिकल पूछा है ना, कह रहा है साइक्लोपिरोक्स, एम्फोटेरिसिन बी, इट्राकोनाजोल या कैस्पोफंजिन, तो यहाँ पर तुम्हारा साइक्लोपिरोक्स हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसा काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन द किडनी इज क्रूशियल फॉर विच फंक्शन, तो ये किसके लिए होता है बच्चों, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता है लूपोफेनले में, ये यूरिन को कंसंट्रेट बनाने के लिए होता है, कंसंट्रेटिंग यूरिन करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्टोर तो यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, फिल्टरिंग ब्लड या यूरिन का ट्रांसपोर्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम मैकेनिज्म प्राइमरी लोकेटेड है लूपोफेनले ऑफ द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इट मेन फंक्शन इज टू क्रिएट ए ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट इन द मेडुला, ये ठीक है, तो ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। ओके, कह रहा है एम्फोटेरिसिन बी इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू, तो एम्फोटेरिसिन बी पोलिन एंटीबायोटिक में आती है, तो क्या करती है बच्चों, इनका काम क्या है,
ये सेल मेम्ब्रेन, जो फंगल की सेल मेम्ब्रेन एर्गोस्टिरोल की बनी हुई है, तो एर्गोस्टिरोल से जुड़ जाती है और मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा देती है। ओके, कह रहे इनहिबिट करेगी माइटोटिक स्पिंडल इन फंगल सेल, बाइंड टू फंगल डीएनए एंड इनहिबिट एप्लीकेशन, बाइंड टू एर्गोस्टिरोल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग पोर्स। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी इनहिबिट ग्लूकन सिंथेसिस में फंगल सेल बोल, तो ये काइनोकैंडिन्स का काम है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम सिस्टम इज यूज टू, INN, एक एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछी हुई थी, INN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, है ना, किसके लिए यूज करते हो, क्रिएट यूनिक ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। क्लासिफाइड ड्रग बेस्ड ऑन द थेरेप्यूटिक यूज, प्रोवाइड यूनिक नेम फॉर ईच ब्रांड ऑफ ड्रग, या आइडेंटिफाइड ड्रग बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, है ना, तो ये INN इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम का क्या हो जाएगा, क्रिएट यूनिक ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। ओके, तो INN सिस्टम जो होता है एडमिनिस्ट्रेड बाय द WHO, ठीक है, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो है, ये जो सिस्टम है ये एडमिनिस्टर करा WHO ने, इज डिजाइन टू असाइन यूनिक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड पब्लिक प्रॉपर्टी नेम टू एवरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। कह रहा व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर लाइक इमार्टिनिब इन कैंसर के ट्रीटमेंट में, क्या मैकेनिज्म है कि इंड्यूस इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन कराते कैंसर सेल का, कह रहे ब्लॉक कराएंगे स्पेसिफिक एंजाइम इनवॉल्विंग कैंसर सेल की ग्रोथ और सर्वाइवल में, इनहिबिट करेंगे माइक्रोट्यूबुल का फंक्शन है, इंटरकैलेट विद डीएनए, प्रिवेंट कराएंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या कराते हैं बच्चों, ब्लॉक कराते हैं ये स्पेसिफिक एंजाइम जो इन्वॉल्व है कैंसर सेल की ग्रोथ और सर्वाइवल में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन प्राइमरी प्रिवेंशन टिपिकली इंक्लूड, तो प्राइमरी प्रिवेंशन जैसे कि वैक्सीनेशन प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है ना, ठीक है, तो क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन में, क्या है, रिहैबिलिटेशन सर्विस है, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डिजीज को ट्रीट करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर अर्ली डिजीज डिटेक्शन, मेजर टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज, है ना, तो मतलब कि डिजीज के अकरेंस को प्रिवेंट करने के मेजर्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्राइमरी प्रिवेंशन किस पे फोकस करता है बच्चों, फोकस ऑन एक्शंस टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज एंड इंजरी टू एंश्योर इट नेवर कम्स। ओके, टारगेट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन हेल्थी इंडिविजुअल थ्रू ब्रॉड हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारा क्या आता है, वैक्सीनेशन हो गया बच्चों, हेल्थ एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। ओके, नेक्स्ट इन फार्मास्यूटिकल फिल्ट्रेशन व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ प्री कोट लेयर इन अ फिल्टर, तो बताइए प्री कोट लेयर को यूज करने का पर्पस क्या है फार्मास्यूटिकल फिल्ट्रेशन में, क्या स्टरलाइज द फिल्टर रेट, इंक्रीज द फ्लो रेट, या प्रिवेंट करना फिल्टर मीडियम का क्लोगिंग, या एडजस्ट पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट 1919 विच अथॉरिटीज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल क्लासीफाई ए सब्सटेंस एज ए पॉइजन, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो क्लासीफाई करेगा भाई ये पॉइजन है, कह रहा MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है, या सेंट्रल CDSU है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, भाई लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या हार्ट में रोल है ना, हमारा जो हार्ट होता है ये हमारा राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। देखो इम्प्योर ब्लड जो होता है वो आपका सुपीरियर इन्फीरियर वेना के पास राइट एट्रियम के बाद, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास से जाएगा किसके पास, लंग्स के पास, प्योर होके आएगा यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटक थ्रू पूरी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है, इसलिए सबसे थिकेस्ट वॉल जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। तो प्राइमरी फंक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या, यही तो है, पूरी पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी है ओटक के थ्रू, रिसीव ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, नहीं, ये जो रिसीव कर रहा था ना ये कौन था भाई, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम था जो ऑक्सीडेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव कर रहा था। पंप ऑक्सीडेटेड ब्लड थ्रू रेस्ट ऑफ बॉडी, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी पूरी बॉडी में सप्लाई करनी है, इसको किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को, पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, है ना, तो लंग्स के पास ना जो है ये नहीं होगा, बाकी रिसीव डिओक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, तो जो डिओक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करने वाला हमारा राइट एट्रियम होता है सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ब्लड ब्रेन बैरियर BBB जो होता है इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग ब्रेन फ्रॉम पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, वट सेल टाइप प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर्मिंग BBB, तो यहाँ पर जो सेल्स होती है ना जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है वो एस्ट्रोसाइट्स होती है, एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है, एपेंडाइमल सेल्स न्यूरॉन्स माइक्रोग्लिया नहीं होती, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम दैट ऐड ए फॉस्फेट ग्रुप टू सबस्ट्रेट, जैसे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर, जैसे कि तुम्हारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एंजाइम जो है हेक्सोकाइनेज, ये काइनेज एंजाइम होते हैं,
है ना, जो ऐड कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप टू अ सब्सटेंस, दिस इज काइनेज, जैसे कि हेक्सोकाइनेज है ना, जो एक तरीके का ट्रांसफरेज एंजाइम में भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लाइगेज जो जोड़ने का काम करे, जैसे डीएनए लाइगेज हो गया, हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस कराएगा, आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज कराएंगे। ओके, इन हॉस्पिटल फार्मेसी क्लोज लूप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्राइमरली एम्स टू, तो क्लोज लूप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एम क्या है, एनहांस एफिशिएंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी टू वेरियस डिपार्टमेंट, एंश्योर कंट्रोल्ड एक्सेस टू नार्कोटिक ड्रग, मिनिमाइज ड्रग कॉस्ट बाय बल्क परचेज, या रिड्यूस मेडिकेशन एरर फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में मेडिकेशन जो एरर है उसको रिड्यूस करना। क्लोज लूप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। करिए सिस्टम क्रिएट ए कॉन्टिन्यूअस डिजिटल ऑटोमेटेड लूप दैट कनेक्ट द एंटायर मेडिकेशन प्रोसेस, है ना, कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री, फार्मेसी वेरिफिकेशन, डिस्पेंसिंग एंड बारकोड सपोर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन टू एंश्योर द 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी, जो है हमारे राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट एंड राइट टाइम। ओके, क्या बिसफॉस्फोनेट्स जैसे कि अलेंड्रोनेट आर कॉमन यूज इन ट्रीटमेंट हो, तो बिसफॉस्फोनेट्स में अलेंड्रोनेट आता है, ड्रोनेट वाले आते हैं ना, जैसे अलेंड्रोनेट हो गया, तो इनको हम यूज़ करते हैं बच्चों ओस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए, रोमेटोइड अर्थराइटिस, गाउटी ओस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ओस्टियोपोरोसिस है ना। कह रहे बिसफॉस्फोनेट जैसे अलेंड्रोनेट प्राइमरली ये क्या फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस होती हैं यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ओस्टियोपोरोसिस, दे वर्क बाय इनहिबिटिंग ओस्टियोक्लास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन बोन टिश्यू, देयर बाय इंक्रीज करते हैं बोन की डेंसिटी एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कराते हैं रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। ओके, कह रहा है फिनोमिना ऑफ टैकीफाइलैक्सिस, टैकीफाइलैक्सिस का मतलब होता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, है ना, टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस होता है, इंक्रीज थेरेपेटिक इफेक्ट विद रिपीटेड डोजिंग से बढ़ नहीं रहा इफेक्ट बच्चों, रैपिड डिक्रीज इन रेस्पॉन्स टू ए ड्रग आफ्टर रिपीट डोज ओवर अ शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल सही है, बाकी डिले हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से इंक्रीज इन ड्रग इफेक्ट टू इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो टैकीफाइलैक्सिस है कि भाई जो रैपिड डिक्रीज रिस्पॉन्स डिक्रीज हो गया रैपिड, है ना, टू ए ड्रग आफ्टर रिपीटेड डोज ओवर अ शॉर्ट पीरियड। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, टैकीफाइलैक्सिस की डेफिनेशन भी बहुत कई एग्जाम में आई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।